नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा के स्रोत में आप सभी का स्वागत है। प्रेरणा के स्रोत के सभी मेहमानों को इतना प्यार, सम्मान देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। एक बात मैं आज आपसे साझा करना चाहती हूँ कि प्रेरणा के स्रोत वो सभी लोग हैं जो हमारे आस-पास हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक सकारात्मक रूप से जिया है और जी रहे हैं। हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि वो लोग प्रेरणा के स्रोत बने जो सेलिब्रिटीज़ हैं। हर इंसान अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है और ये चैनल यही कोशिश है हर उस इंसान के अंदर उस विजेता को ढूँढने की, जो हम एक-दूसरे के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। प्रेरणा के स्रोत के पिछले कुछ एपिसोड्स में हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जो बहुत ही सकारात्मक रहे अपने जीवन को लेकर, अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ते रहे और आज हमारे लिए एक मिसाल बन गए हैं। हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, हम उनसे प्रेरित होते हैं। प्रेरणा के स्रोत की इस कड़ी में जो मेहमान हमसे आज जुड़ने आ रही हैं, उनका नाम है श्रीमती विजयलक्ष्मी नायडू। वो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, एक होम स्टे रन करती हैं। उन्होंने अपने जीवन के उतार-चढ़ावों को जिस तरीके से जिया है, वो हम सभी के लिए एक मिसाल बन गया है। आइए उनसे सीखते हैं कि कैसे अपने आप को सकारात्मक रखें और कैसे जीवन की सभी चुनौतियों का सामना हँसते हुए करें। आइए मिलते हैं श्रीमती नायडू से। प्रेरणा के स्रोत में बहुत-बहुत स्वागत है मिसेज़ नायडू। थैंक यू शिवाली। मैम जैसे कि मैंने दर्शकों को बताया कि आप एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, एक होम स्टे रन करती हैं। तो अपने बारे में हम लोग को शुरू से बताइए कि कैसे ये सारी आपने हॉबीज़ डेवलप करी, जितनी टैलेंटेड आप हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत पहले तो थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ शिवानी। जैसे मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर और मैं 11 साल तक अकेली थी। तो ओनली चाइल्ड जैसे ही रही हूँ, बहुत लाड़-प्यार में रही। उसके बाद मेरी दोनों 2 सिस्टर्स हैं मेरी, छोटी हैं, अब तो मुझे ज़्यादा वो बेटियाँ जैसी लगती हैं सिस्टर्स से। मुझे मेरा बचपन मतलब बहुत मज़े से और जैसे हम लोग बड़े बेफ़िक्री आज की दुनिया में जब देखती हूँ तो मतलब बेफ़िक्री तो वर्ड ही खत्म हो गया अब। हम लोग तो बहुत बेफ़िक्र होके जीते थे। ठीक है, सब कुछ स्कूल भी था, बड़े स्ट्रिक्ट स्कूल में पढ़े हम, जहाँ बहुत डिसिप्लिन था, पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता। घर में भी बहुत सारे रूल्स थे, जैसे स्ट्रीट लाइट लगने के बाद आप घर के बाहर नहीं जा सकते। जैसे स्ट्रीट लाइट लगी और आप कुछ भी कर रहे हो, आपको सब छोड़ के भाग के घर आना है। तो हमने इतने दिन तक फ़ॉलो किया तो अभी भी कभी-कभी स्ट्रीट लाइट देख के लगता है घर पहुँचना है। वो अभी भी मन में लगता है। इस तरीके से रहा तो मैं सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ। फिर लेडी अमृतबाई डागा से मैंने बीएचएससी किया। तो लकीली मेरे पास जो टीचर्स थे उनको बहुत आर्ट पसंद था और मेरे को भी बचपन से कलर्स से खेलने का बहुत अच्छा लगता था। मैं कलरिंग बहुत ज़्यादा करती थी, ड्राइंग तो नहीं बोलूँगी उतना ज़्यादा, कलरिंग ज़्यादा करती थी। तो उसको ही बढ़ावा मिला और बस इतना ही हुआ था कि शादी हो गई शिवानी। सेकंड ईयर में थी तो मतलब शादी पक्की हो गई, फाइनल ईयर देने के पहले शादी हो गई। उसके बाद नई ज़िंदगी शुरू किए तो बहुत अलग थी, बहुत अलग जगह, बड़ी जगह, नागपुर हमारे लिए बहुत बड़ी जगह थी उस टाइम भी और बहुत छोटी-छोटी जगह पोस्टिंग होती थी मेरे हस्बैंड की जो हम जानते ही नहीं थे कि पोस्टिंग क्या होती है। पर वहाँ गए तो वो एक अलग लाइफ़ थी, उसको बहुत एन्जॉय किया, बहुत जंगल घूमे। घर का बहुत शौक रहा शुरू से, तो अपने बलबूते पे अपनी पेंटिंग कर के घर को सँवारना, जो-जो छोटी-छोटी चीज़ें करके घर को सँवारती रहती थी। तो लगता था ठीक है घर हो गया, अब कुछ करना है। और मुझे लगता है उस दौर में फ्रॉम 70s टू 85, 90 तक जितने भी हम लोग के हम उम्र लोग हैं, हम लोग कुछ करना चाहते थे, कुछ करना है। अब ये करना ज़रूरत की नहीं होती थी, अपनी ज़रूरत होती थी। हमारा एक्सप्रेशन आना चाहिए, जो हमें आता है वो या हमें नई-नई चीज़ें सीखना है, हमको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि ऐसे बटन दबा के तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी, कि हमारे को पूरी दुनिया मुट्ठी में थी। तो हमें तो जहाँ भी कोई छोटी-मोटी क्लास होती, एक महाराष्ट्रीयन लेडी थी, वो फ्लावर्स बनाना सिखाती थी। मैंने उनसे फ्लावर्स बनाना सीख लिया। तो उन्होंने तो 2-3 टाइप बताया, हमें आइडिया आ गई, तो उसमें और आइडिया लगा के हम दूसरे बनाने लग गए और फ्लावर्स बना लिए। तो इस टाइप से जहाँ भी कुछ को मिला, वो हम सीखती गई, मैं सीखती गई। और मुझे हर वक़्त मेरे गुरु आज तक इतने अच्छे मिले हैं, किसी भी फ़ील्ड में, तो जिन्होंने हरदम इंस्पायर किया कि करते रहो, सीखते रहो, कभी ना कभी ज़िंदगी में काम आता है, काम आएगा तुम्हारे भी, करते रहो। तो बहुत अच्छा लगता था और बहुत सीखा।
तो सब कुछ ये तो मतलब शादी के बाद ही, बच्ची हुई, फिर बच्ची के साथ भी वो भी रही, तो उसको भी देखा और साथ साथ में ये भी सीखती भी रही। तो मैम टेक्सटाइल डिजाइनर जैसा, बिकॉज आप क्रिएटिव हैं, आप आर्ट के लिए हमेशा से आपके मन में ऐसा रहा कि हाँ आप कुछ करें। सो टेक्सटाइल डिजाइनिंग आपने कैसे शुरू किया? ये भी शादी के बाद ही सीखा या अपनी तो पहले से? देखिए शुरू से कपड़ों का बहुत शौक रहा, बचपन से कपड़ों का बड़ा शौक रहा कि बहुत अच्छे कपड़े पहनना है ये। फिर एक बार मैं मैगजीन्स भी बहुत पढ़ती थी, हर मैगजीन पढ़ती थी। तो एक मैगजीन में मैंने किसी टेक्सटाइल डिजाइनर के बारे में पढ़ा। उनका नाम है सबिता राधाकृष्णन, बहुत अच्छे राइटर भी हैं वो। तो उनका नाम पढ़ा, उनका वो जो पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये भी कोई काम होता है। हमें तो उस टाइम ब्लॉक प्रिंटिंग मालूम भी नहीं था, टेक्सटाइल कुछ पता नहीं था, मैंने सिर्फ पढ़ा था। और कुछ चांस की बात है कि विद इन 6 मंथ्स वो नागपुर में एग्जीबिशन लगाने आई। तो मैं उनके एग्जीबिशन गई और मैंने उनको बताया कि मैंने आपके बारे में मैगजीन में पढ़ा, बड़ी खुश हुई वो। और मैंने उनसे साड़ियां ली। तब से मुझे मतलब उसका चस्का लग गया कि अच्छा टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी ये इतनी अच्छी चीज है, इसको करना चाहिए। और फिर बस सोचते रहे, क्योंकि उस टाइम छोटी जगह रहते थे, वहां तो कोई फैसिलिटी ऐसी थी नहीं। फिर हमारी पोस्टिंग जबलपुर हुई, जहां मुझे मौका मिला ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग करने का। तो मेरी मैडम है मिसेस लिली सिंह, उनके साथ मैंने ये किया। तो ये कोर्स मैंने वहां किया 2 साल में। तो जब ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे बांधनी भी इसमें आ जाता है, बटिक करते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। तो मैंने सारा कुछ किया। उसके बाद ज्यादा काम मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग में किया फिर इसके बाद। तो हम्म, बस ऐसी गाड़ी चलती रही। जी। तो मैम ब्लॉक प्रिंटिंग या टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इसमें आपने क्योंकि इतने सालों का आपको अनुभव रहा है, आपने इतनी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, नॉट जस्ट टेक्सटाइल बट आपने पेंटिंग भी आपकी डिस्प्ले होती हैं, हाँ, तो उस बारे में हम लोग को थोड़ा बताइए। एक तो पहले जब टेक्सटाइल्स डिजाइनिंग कर ली, उसके बाद मैंने काफी मतलब हमारी फिर पोस्टिंग तो हो ही जाती थी, एक जगह 3 साल या 4 साल रहते थे। तो बहुत सारी क्लासेस ली मैंने, क्योंकि बहुत सारी लेडीज थी जिनको सीखना था, शॉर्ट कोर्स करना चाहती, कोई सिर्फ टाई एंड डाई सीखना चाहते, कोई सिर्फ ब्लॉक प्रिंटिंग सीखना चाहती। तो मैंने बहुत सिखाया, कम से कम 8-10 साल मैंने क्लासेस ली, बच्चों को भी सिखाया, बच्चों को हैंडीक्राफ्ट सिखाया। तो ये मेरा शौक भी था और मुझे अच्छा भी लगता था ये करना। पेंटिंग तो मैं ज्यादातर अपने आप के लिए ही करती थी, अपने बस घर को ही अपना सजाती रहती थी, उसी में करती रहती। धीरे 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 करके फिर लगा कि ठीक है, करना चाहिए। तो एग्जैक्टली मैंने तो मेरे 60th बर्थडे पे मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया कि मैंने 60 पेंटिंग्स बनाई। वाओ, इनक्रेडिबल ना। एक है मोमेंट इसका मैं यहाँ मैंने। लेना चाहती हूँ सबको ये बताने के लिए कि एज अ कोच जब मैं लोगों से बात करती हूँ कि हम अपने को थोड़ी इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि हाँ, हमारा जैसा अपब्रिंगिंग है हमारे कल्चर में या अदरवाइज भी, कि लोग अपने बारे में, स्पेशली लेडीज अपने बारे में बहुत कम सोचती हैं, अपने आप को बहुत लो प्रायोरिटी पे रखती हैं। अपने को कैसे खुश रखना है, खुद को एक सेल्फ केयर या सेल्फ लव की जब हम बात करते हैं, सो वो चीज नहीं आती। और यहाँ एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है हमारे लिए, जहाँ आपने खुद को अपने बर्थडे में गिफ्ट किया योर हाँ, पेंटिंग्स का कलेक्शन, सो दैट्स इनक्रेडिबल। बस वो मेरा मन हुआ कि करना है, साल भर लगा मुझे, 1 साल में बनाया मैंने। पर वो मन में आ गया तो बस कर लिया। तो इस तरीके से जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी शिवानी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर अब जिंदगी जिंदगी है। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, जमीन खसक गई। और आई लॉस्ट माय हस्बैंड इन एन एक्सीडेंट। हम लोग शाम में 7 बजे तक साथ में थे और दूसरे दिन पता चला है ही नहीं। तो ये लेना बहुत ही मुश्किल था। सोचना समझना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस टाइम पे, मेरे लिए भी, मेरी बेटी कल्पना के लिए भी बहुत मुश्किल था ये। कुछ दिन तक तो जैसे मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, लगता कि अब जिंदगी में कुछ है नहीं, अंधेरा ही है कि अब कैसे करें। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं अंदर अंदर में जो शक्ति है, जो जिस तरीके से मैं पली बड़ी हूँ, जो सुन के जैसे संस्कार ग्रहण किए हैं, तो उसमें ये हुआ कि कोई भी हर प्रॉब्लम में ये सवाल पहले आता है कि अब क्या, अब करें क्या। क्योंकि जो हुआ उसको हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमारे हाथ की बात होती हम कुछ भी करते, जहां हाथ की बात है नहीं। तो अब क्या। तो जब अब क्या का सवाल आया तो
उसका उसका जवाब मैं ढूंढने लगी कि कहाँ जाऊं, अब क्या करूं। तो इसमें मुझे मतलब स्पिरिचुअलिज्म में मुझे बहुत हेल्प मिली। मेरे गुरु कहते हैं ना कि जैसे कई बार कोई चीज की बीज पड़ जाती है। 1993 में सदगुरु चिन्मयानंद जी इंदौर आए थे और मैं रिलीजियस थी, स्पिरिचुअल तो नहीं कहूंगी अपने आप को, थोड़ा बहुत पूजा वूजा घर में करती, मैं डिस्कोर्स वगैरह में कहीं जाती नहीं। पता नहीं कई चीजें हमारे पास जवाब नहीं होता इसका, क्यों इतना मन खिंचा कि मैं उनका सुनूं, मैं उनका सुनूं, बहुत ज्यादा मन खिंचा। और मैं गई, और मैंने जब उनको पहले ही दिन सुना तो मुझे लगा कि बाप रे, मतलब ये तो अद्भुत है। और फिर 5 दिन तक मैं कंटिन्यूस जाकर उनका सुनती रही। और छठवें दिन में नहीं जा पाई क्योंकि हमारी ट्रेन की बुकिंग थी, तो हम लोग नहीं जा पाए। मुझे 1 साल तक वो चीज खटकती रही शिवाली कि आखिरी दिन क्या बोला उन्होंने, क्या बोला। मैं भूल ही नहीं पाई कि मैं वो नहीं सुन पाई हूँ। और मैं बहुत कोशिश करती रही कि वो वीडियो मुझे मिल जाए, जो मतलब वहां पे उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, पर मुझे नहीं मिली। और जब ये हुआ मेरे साथ, उसके बाद तो फिर 1 आध महीने बाद शायद फिर से मेरे मन में उठा, आखिरी दिन गुरुजी ने क्या कहा था। अब ये क्यों आया मेरे मन में, इसका जवाब मेरे पास आज भी नहीं है, लेकिन आया। तब मेरी एक मुझे फ्रेंड थी, मैंने उसको बोला तुम कुछ भी करो, पूरे इंदौर में छान लो, तुम ये वीडियो कहीं से भी लाके दो मुझे। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली हरदम मेरे साथ रही, बहुत साथ दिया सबने मेरा, उसने ढूंढ के लाया। और मुझे वो वीडियो जब मिला और जब मैंने उसको सुना, तो मुझे लगा कि जैसे मतलब वो आखिरी दिन का मेरे लिए ही था और मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने गुरुदेव को सुना, वीडियो में सुना, एक चैलेंज जैसे दिया उन्होंने कि आप गीता पढ़ो और 3 महीने तक लगातार पढ़ो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप बदल जाओगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप बंद करके रख दीजिए, कोई जरूरत नहीं पड़ने की। आज तक बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, आज तक पढ़ती हूँ। ऐसी जिंदगी बदलती गुरुदेव ने। उसके बाद अभी भी हमारे चिन्मय मिशन में हूँ मैं, स्वामी जी तो हुए, इतना प्यार मिला है शिवाली की मैं बता नहीं सकती। सब ने इतना सहारा, इतना प्यार दिया कि मतलब उठाते ही रहे। मुझे तब भी रोना आता था, मैं उनके पास जाती थी तो बुरा लगता, रोना आता, वो हर चीज का समाधान मुझे देते रहे। और सचमुच टाइम के साथ हर चीज का जवाब भगवान हमें देता है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जब कुछ ऐसा होता हम सोच भी नहीं सकते कैसे अच्छे के लिए हुआ, पर भगवान जवाब देता है इसका और मिलता है। इस तरीके से प्रेरणा मुझे मिलती गई, उनका सहारा मिलता गया। और जिंदगी में क्या करूंगी ये नहीं सोचा था, पर जिंदगी में जो करना है वो तो करना है। एक चीज मैंने ठान ली थी कि जब हम दोनों मिलके जो करना चाह रहे थे, अब अगर एक का हाथ छूट गया तो जो काम बचा है वो मुझे करना तो है, वो मुझे करना है, वो मुझे कंप्लीट करना है। बस उसमें लग गई तो चलती गई गाड़ी। कैसे होता गया मुझे पता नहीं, आज तुम पूछ रही हो तो मुझे बताना, मुझे पता नहीं, मैं तो चलती जा रही हूँ। मैं यहाँ पे लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मिस्टर नायडू क्रिकेट के बहुत ज़बरदस्त प्रेमी रहे और आप उनकी याद में आज तक एक ट्रॉफी स्पॉन्सर करती हैं। जी, वो किस लिए है? थोड़ा उस बारे में हम लोग को बताइए। एक तो उनको इतना ज्यादा पसंद था क्रिकेट की, रात को 3 बजे भी जब मैच आता है, टाइमिंग ऐसी होती है ना, तो 3 बजे 2 बजे उठ के तब भी वो धीरे से लगा के टीवी, लेकिन देखेंगे जरूर। तो बहुत ज्यादा उनको प्यार था। और अनफॉर्चुनेटली मतलब वो पहले तो खेलते थे, फिर थोड़ा सा उनके पैर में कुछ तकलीफ हो गई तो वो खेल नहीं पा रहे थे। पर उनको बड़ी इच्छा थी कि वो मुझे अपना खेल दिखाए। मुझे बताते रहते थे कि मैं खेलता था और फोटो मैंने सब देखी, सब कुछ किया। तो कुछ ऐसा हुआ जब हमारी इंदौर पोस्टिंग हुई, तो यहाँ पे एक मैच होने लगा कलेक्टर्स लेवल में, सारे ऑफिसर्स खेलते थे और जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ। उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, खेला। तो मैंने उनको खेलते हुए देखा है, क्रिकेट खेलते हुए देखा है। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मुझे, मैंने इतने सबके सामने मतलब क्रिकेट खेला है पर तुम्हारे सामने नहीं खेल पाया कुछ कारण से। तो मैंने सोचा इतना जिसको प्यार है
तो उसको उसमें ज़िंदा रखना चाहिए। तो फिर मैंने मतलब ये ट्रॉफ़ी शुरू करी और उस टाइम जो कलेक्टर थे हमारे फ्रेंड थे, तो फिर उन्होंने शुरू किया, अब तक है वो ट्रॉफ़ी चलती है। जी, बहुत खूबसूरत आपने एक बात कही कि अगर हाथ छूट गया, लेकिन जो काम हमने साथ मिलके सोचा था करने के लिए वो करने वो आपने तब भी किया, आप आज भी कर रही हैं। और जैसे बिल आप कहती हैं कि आपने उनको ज़िंदा रखा, तो वो ट्रॉफ़ी के थ्रू लोग आज भी उन्हें इंदौर में बहुत याद करते हैं और लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो अभी भी उनको उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं, जितना जब वो थे, तब उन्हें मिलता था। मैम आप एक होम स्टे रन करती हैं हाँ, जो बहुत मैगज़ीन्स में फ़ीचर भी हुआ है और इंटरनेशनली लोग उसको जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने उसको मेंटेन किया है। तो उस बारे में बताइए ये आपने कैसे शुरू किया? कब ये विचार आया कि एक होम स्टे शुरू करना चाहिए? मैं कुछ साल पहले 6 साल पहले शायद भोपाल गई थी, वहाँ पे मैं एक होम स्टे में रुकी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका सेटअप और मैंने देखा कि किस टाइप से, तो तब से इच्छा थी कि अरे हाँ, क्योंकि अब बिटिया की शादी हो गई थी, तो लगा कि मेरे पास भी जगह है, मैं भी होम स्टे शुरू करूँ। क्योंकि उसमें सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि लोग आते हैं, तो नए-नए लोगों से मिलना होता है और तो पर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करूँ अपने आप। बस ऐसे ही फिर एक दिन बस पेपर में ऐड देखा एमपी टूरिज्म ने मतलब एक वो रखी मीटिंग कि भई ऐसे होम स्टे हमको शुरू करना है, जो-जो इंटरेस्टेड है वो आ जाएँगे, तो मैंने जाके अटेंड किया। तो उन्होंने जो-जो नॉर्म्स बताए कि ऐसे-ऐसे होना चाहिए, तो मैंने कहा आप तो अभी आके इंस्पेक्शन कर लो, मेरा घर तो वैसे ही है। तो वो आए, उन्होंने देखा और वो एक सर्टिफिकेट देते हैं उसका, तो बस शुरू हो गया। बस उसके बाद तो मतलब लोग आने लगे। तो अभी तक इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, जो लोग आते हैं, कई बार रिपीट भी आते हैं कि जो लोग काम से आते हैं यहाँ पे, तो वो बार-बार आते हैं यहाँ। तो हुँ। बहुत अच्छा लगता है, एक रिश्ता-सा बन जाता है उनके साथ। उनके बारे में जानना, अपने बारे में बताना, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत। तो एक और एक सबक ज़िंदगी का एक और रीज़न कि आप मेरे लिए प्रेरणा की स्रोत क्यों हैं, वो ये कि जब परिस्थितियाँ आपके साथ नहीं रहीं, लेकिन आपने अपना जो एक पॉज़िटिविटी है, एक सकारात्मकता है, उसको उसी के साथ आप बस पकड़े रहें। जो आपने कहा कि विश्वास, ईश्वर में विश्वास कि जो है, उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, चाहे हमें समझ में आए, चाहे ना आए। और उसको लेके आप आगे बढ़ती रहीं, खुद को आपने बिज़ी रखा इस तरीके से कि आप पॉज़िटिव रहें। बहुत से लोग जिनको मैं मिलती हूँ उनको जब क्योंकि एक एक जीवन साथी को खो देना एक अपने आप में बहुत बड़ा लाइफ़ ऑल्टरिंग मोमेंट होता है। ये होता है। एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत मुश्किल से उससे शायद ज़िंदगी हुँ, निकल हुँ। जाती है लेकिन आप उबर नहीं पाते हैं। वो दुःख, वो एक वैक्यूम जो क्रिएट हो जाता है उसको कोई भी चीज़ वापस उसको फ़िल नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो प्यार आप दोनों के बीच में था, जो बहुत सी चीज़ें आपने साथ में सोची कि आप करेंगी, आप उनको अभी भी कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत खूबसूरत-सा एक कपल गोल है हम जैसे लोगों के लिए कि हम साथ मिलके कुछ छोटे-छोटे सपने बनाएँ और उनके लिए वी वर्क टुवर्ड्स इट। सो मतलब मैम जो आपके गुरुओं जो गुरुओं से सीखा है, तो सिर्फ़ वो फ़िज़िकली प्रेज़ेंट नहीं है, वो आज भी मेरे लिए इतना ही प्रेज़ेंट है। आज भी हैं और मैं आज भी महसूस करती हूँ इस चीज़ को। तो मतलब कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वो नहीं है। मैंने कभी मन से माना ही नहीं है कि वो नहीं है। तो ये फीलिंग आती नहीं। तो एक तो विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप भगवान पे विश्वास करते हैं, अपने गुरु पे विश्वास करते हैं, तो उतनी शक्ति है उसके अंदर कि वो आपको कैसे कहाँ से कहाँ उठा के ले जाती है, वो खुद को भी पता नहीं चलता कई बार। तो हुँ, मैं तो यही कहूँगी जितने यंगस्टर्स हैं या जो भी सुन रहे हैं कि अपना विश्वास बहुत मतलब उसको आप बहुत पनपाइए। लोगों को विश्वास नहीं होता आजकल, छोटी-छोटी चीज़ में लोग विश्वास नहीं करते, बड़ी चीज़ में क्या करेंगे? तो विश्वास करना चाहिए क्योंकि जो ऊपर वाला है वो हर चीज़ कुछ ना कुछ सोच समझ के करता है। हमसे बहुत ज़्यादा सोचता है। हम तो एक बार में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक नहीं देख सकते। वो तो हज़ारों किलोमीटर एक साथ देख लेता है। उसे पता होता है कि आगे क्या अच्छा है हमारे लिए। हमारा विश्वास ही हमें वहाँ ले जाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात कही मैम। कुछ अगर आप मैसेज देना चाहें, जैसे मैंने कहा कि एज़ अ कोच जब मैं लोगों से मिलती हूँ, तो कुछ एक ये कॉमन चीज़ें हैं जहाँ मुझे लगता है कि
हम सभी को ज़िंदगी में कभी ना कभी एक किसी ऐसे जने की ज़रूरत होती है जो हमें एक सही रास्ता दिखा दे, एक थोड़ी-सी सीख दे दे जिससे हम भी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सुधार पाएँ, सँवार पाएँ। तो आप कुछ सीख देना चाहें, कोई सलाह-मशवरा कोई आप देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर बताएँ? सलाह तो क्या देना, पर मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। अब मैंने जितना देखा, मेरे आस-पास जितने लोग हैं या जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, मतलब ये क्यों हुआ? अगर हम उसको सिर्फ एक इस सवाल को लेकर बैठ जाएँ कि ये क्यों हुआ? तो देखिए हम आगे कहीं बढ़ नहीं सकते। क्यों का तो कोई सवाल जवाब ही नहीं है। सवाल ये होना चाहिए अब क्या? क्या करें? उससे बाहर आने के लिए, उससे निपटने के लिए हमें करना क्या चाहिए? उसमें हम अगर सोचें तो हमारे लिए रास्ते खुलते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि थोड़ा मतलब एक आगे सोचकर विश्वास करके चलना चाहिए, और विश्वास भी सिर्फ सामने नहीं, अपने ऊपर भी विश्वास रखना पड़ता है। जैसे बहुत पहले से एक जैसे सेइंग है, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। ये मैं बहुत पहले से मानती आई हूँ कि थोड़ा हमें कुछ करना पड़ता है। कहते हैं हम एक कदम बढ़ाओ वो 10 कदम बढ़ाता है, और ये सचमुच बढ़ाता है। तो इस तरीके से जो सोच बन जाती है आपकी जब, तो आपको ये बहुत आगे ले जाती है। और मैं बहुत फॉर्च्यूनेट रही हूँ, जैसे मेरे फादर को भी मैंने देखा, इतने साल उनके साथ भी जी हूँ, तो उनके भी इतने ऊंच नीच होती रहती थी कुछ ना कुछ, पर मैंने कभी नहीं देखा उनको कि वो निराश होके बैठ गए या कुछ बिल्कुल सोचते हुए बैठ गए कि अब क्या करें। हरदम जो आया सामने, अच्छा ये आ गया, इसको करना है, अब क्या करना है इसको, बड़ी सी बड़ी बीमारी आ गई, अच्छा कौन से डॉक्टर के पास जाना है, चलो आगे। इस टाइप से उनको करते देखा है। तो ये हर जगह मुझे, ये मेरे हस्बैंड में भी वही क्वालिटी थी कि कभी वो पीछे हट के नहीं कि अरे ये नहीं हो सकता, कैसे करेंगे, ये कभी ये शब्द हमने सुने ही नहीं। जैसे मेरे मेरे पिताजी को बहुत ज्यादा शेरो शायरी गजलों का बड़ा शौक था। शुरू से बचपन से हम भी सुनते आए, सुनने का हमें भी शौक था। एक मतलब शेरो शायरी नहीं, गजल की एक दो लाइनें हैं जो मैं तुम्हें सुनाऊंगी, बड़ी इंस्पायरिंग है वो। क्या छीनेगा कोई तेरे तकदीर के दाने, वक्त पलटने के होते हैं बहाने। वाह! इंसान के बुरे वक्त में हिम्मत है बड़ी चीज, हिम्मत है बड़ी चीज। ये बचपन से सुनते आए, तो ये जहन में आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब हिम्मत दिखाने का टाइम आया तो दिखाना पड़ेगा ना, सिर्फ सुन के तो नहीं रह सकते। और इसीलिए आप मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं क्योंकि जितना जैसे मैं कहती हूँ अक्सर कि हम लाइफ लेसन्स के लिए हम टेड एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, हम ट्रेनिंग में जाते हैं, वहाँ बेतहाशा पैसा डालते हैं कि हम कुछ सीखने मिलेगा। लेकिन अगर हम ज़रा गर्दन उठा के, आँखें खोल के अपने अगल-बगल देखें तो बहुत से ऐसे प्रेरणा के स्रोत हमारे आस ही पास हैं और हमें सिर्फ़ ये देखने भर की ज़रूरत है कि हम क्या सीख सकते हैं? तो आप लोग जो पूरी एक जनरेशन है मुझे लगता है कि इतना अबंडेंस ऑफ एक्सपीरियंस है आपके पास, इतना ब्यूटीफुल इनसाइट्स हैं, जो हमारी जनरेशन आपसे ले सकती है और हम उसको आगे लेके बढ़ा सकते हैं, हम लोग उससे सीख सकते हैं। सो प्रेरणा के स्रोत से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। जाने से पहले बस एक चीज़ और पूछना चाहूँगी होम स्टे को लेकर या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग को लेकर आपके आने वाले सालों में अभी कुछ प्लान्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो हमें ज़रूर बताइए? अ, अभी तो एक तो ये कोविड की वजह से थोड़ा-सा सब कुछ मतलब नीचे तरफ ही है, लेकिन आगे जैसे जैसे ठीक होगा तो मुझे बहुत उम्मीद है कि होम स्टे के तो अभी भी मुझे मतलब कॉल्स आते ही रहते हैं, तो मुझे थोड़ा-सा देख कर लेना पड़ता है क्योंकि अभी केयरफुल रहना है। और टेक्सटाइल्स में भी मैं ये कहूँगी कि अब जो जनरेशन आ रहा है, उन लोगों को थोड़ा-सा उसकी तरफ ज़्यादा रुझान बताना पड़ेगा, तभी वो टिक पाएगा, करने वालों को भी थोड़ा उत्साह मिलेगा। क्योंकि कर तो रहे हैं वो लोग, अभी भी करते हैं। मैं जैसे मेरे प्रिंटर्स यहाँ है, जैसे जिनकी एज हो गई, पर उनके बच्चे हैं वो कर रहे हैं। पर अगर उनको उस तरफ जैसे डिमांड एंड सप्लाई का है ये तो, कि आप अगर डिमांड करोगे तभी उनको भी लगेगा कि करना चाहिए, और ये अपनी इतनी अच्छी चीज है। तो बाहर तो लोग बहुत पसंद करते हैं, जैसे यहाँ भी लोग ज्यादा करें, तो ये कभी ये खत्म होगा ही नहीं, कभी नहीं खत्म होगा। बिल्कुल। सो बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर।
और प्रेरणा के स्रोत से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।